Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to the critical analysis session. I hope I found you all in the best. अच्छा टॉपिक हमारा आज के सेशन का है द कश्मीर इशू. लास्ट टाइम जो सेशन हमारा हुआ था हमने कवर किया था कश्मीर इशू बिफोर द पार्टीशन. दिस टाइम वी विल कवर इट आफ्टर द पार्टीशन. ठीक है, तो हमारे साथ को होस्ट करेंगे अब्दुल हादी. So yes, Abdul Hadi, I hand over to you. You can start the session. Thank you, Noorji. Okay, Assalamu alaikum, everybody. शुरुआत पहले तो I just want to say, if you're not speaking, keep your mics muted. And so this is going to be a critical analysis session. अगर आपने पहले वाला session attend किया था, थोड़ा सा we leaned more on the information side, but we're not going to do that in this session. We're going to focus on you and us talking and trying to कोशिश करेंगे कि हमारी जो सोच में fallacies है या सोच में biases है वो हम identify करने की कोशिश करें. Right? So it's going to be more of us talking, you and us. So let's begin from where we left off last time. Partition. All right, अब partition हो चुका है, and Pakistan is Pakistan, India is India, and the Kashmir issue has arisen. UN resolution बन चुका है. So, can anybody tell me why the UN resolution? Why we couldn't implement the UN resolution? Neither India nor Pakistan did. Anybody can raise their hand. I'm gonna unmute you. आप अपना hand raise कर सकते हैं. Yes, Abdullah. Okay, I have unmuted you, Abdullah. You can talk. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम. जी बोलिए. जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मौजूदा हालात भी और जो मैंने यूएनओ का जो इनका मैंने जो यूएन इसका जो किरदार देखा है ना, तो उससे मुझे जो समझ आई है ना कि जो सुपर पावर्स हैं और जो दुनिया का निज़ाम चला रही हैं जो ताकतें, तो मुझे लगता है जो जिस मसले के बारे में वो चाहती है ना कि ये मसला हल ना हो, वो ही मसले जो है ना वो इधर लेके जाए जाते हैं, उनके बारे में करारदादें पास हो जाती हैं ताकि दोनों साइडों को बाउंड कर दिया जाए, ना वो आपस में कोई जंगे इस तरह के मामला ना कर सकें और ये मसले ला यनहल रहें और जो है ना स्टेबिलिटी ना आए उन हितों में. जी, मौजूदा हालात के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है. यस, बट जिस टाइम की हम अभी फिलहाल इस सेशन में बात कर रहे हैं तब यूएन नया बना था एंड दे आल्सो वांटेड टू विन ओवर द वर्ल्ड. मतलब ये बताना चाह रहे थे कि हम जस्टिस करने वाले हैं इस दुनिया में और वो उस रोल में कंप्लीटली उस वक्त उतरना चाह रहे थे. आर यू अवेयर ऑफ द यूएन रेजोल्यूशन जो बना था फॉर द कश्मीर सीज फायर के टाइम पे? जी 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 मैंने ये ना पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे वो सारा कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने बकायदा इस पे जो देखा भी है. लेकिन पता क्या, मुझे तब भी लगता है कि इन्होंने ये जो समझे एक ना जो जिसे कहते हैं ना लॉलीपॉप दे देते हैं बच्चे को जो है ना वक्ती तौर पे चुप करवाने के लिए. तो ये जो रेजोल्यूशन वगैरह ये पास हुई, देखें बनाने का जो मकसद उनका था ना, बनाने से पहले ही उनको पता था जो मकसद था, और वो आज तक वही मकसद हमें नजर आ रहा है. हमें इस हवाले से कोई जो है ना सोल्यूशन नजर नहीं आ रहे. ये मेरी राय थी. लेट्स जस्ट मैं रिमाइंड कर देता हूँ सबको वो यूएन का रेजोल्यूशन का था क्या था. उसमें 6 पेज रेजोल्यूशन. लेकिन आप जो कह रही हैं कि मुझे लगता है, आप डोंट यू थिंक कि इट्स अ बायस कि अगर आपको लगता है तो इज इट द ट्रूथ? नहीं, देखिए मैं ये बायसनेस की वजह से नहीं कह रही. अभी जो देखे कम से कम जो मुस्लिम ममालिक को जो हमें मसाइल पेश आए हैं, कोई मसला हल होता नजर नहीं ना आया. तो ये तो ऐसे ही नजर आ रहा है ना, ये नतीजा निकला है, नतीजा ये निकला है. हो सकता है कि अगर हम वो यूएन रेजोल्यूशन अपना लेते तो शायद उसका कोई नतीजा
निकल आता। हुमा जी, you can talk. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अभी जो आपने स्टेटमेंट दी, वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ फैक्ट और ओपिनियन? इट्स योर you gather the facts or is it only your opinion? जी, मुझे आप पूछ रही हैं? जी, आप इससे पूछ रही हूँ. नहीं, मैं बताऊँ, जो है ना, मैं इस तरह जिसे कहते हैं ना, बाकायदा मेरे पास ना तो वो मुझे अदाद-ओ-शुमार ये चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन ना मुझे ना चीज़ों को ना उनके बारे में मुझे ना अक्सर मैं ना नतीजा हज़ कर लेती हूँ। अब पता नहीं उसकी क्या है, तो उससे मैंने ये नतीजा निकाला है। बहुत अच्छी बात है. अच्छा, जब हम रिजल्ट निकालते हैं ना, तो वो किसी वजह से निकालते हैं, उसका हमें डिस्कशन में एविडेंस देना होता है. तो अच्छा, कौन-कौन से जी, कौन-कौन से ठीक है, मुझे पॉइंट से जिनकी वजह से आपको लगा ओके ये नतीजा है, तो कैन यू डिस्कस दोस पॉइंट्स? आप वो डिस्कस हाँ कर जी। सकती हैं? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ। देखिए, मैं ना कुरान मजीद जो है ना की ना क्लास लेती हूँ। क्लास क्या लेती हूँ कि उसमें जो है ना पढ़े-लिखे जो है ना ज़हन है, जो हम एक दूसरे से सवालात करते हैं। कुरान मजीद का जो मैंने मिज़ाज देखा ना, उसमें जो अल्लाह ताला ने हमें पूरा बताई हैं, नेशंस बताई हैं, अक़वाम बताई, उसमें अल्लाह ताला ने कुछ हमें बातें बता दी हैं कि ये जो कुफ़ार है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। हर वो चीज़ जो तुम्हें फ़ायदा देगी, ये इनको ग्रां गुज़रती है, और जो चीज़ तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, ये उसके हैर-हा है। और कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होंगे, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारी मिल्लत से फेर दें। तो पता क्या, जब मैं फिर कुरान में जो देखती हूँ अल्लाह की जो बातें और बार-बार वही रिपीट होती हैं, तो फिर जो उसके मुताबिक देखें ना, आज के हालात वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो फिर उस हवाले से ना ऐसे मुझे ना ये मैं कहती हूँ, हाँ, अल्लाह ताला ने यही कहा था, कुरान भी यही कह रहा है, तो उस हवाले से मैं जो है ना ये राय कायम करती हूँ। अपने कुरान के इल्म के की वजह से। बाकी ये जो अगर आप मुझसे ये दुनियावी हवाले से ये अदाद-ओ-शुमार पूछें, तो वो मुझे उनका इतना पता नहीं होगा। लेकिन मैंने जो अल्लाह ताला ने जो बता दी ना बातें, वही यकीन माने, वही सच होती हर जगह नज़र आ रही है। जी, वो तो बेशक है। ओके। आप वो आयत मेंशन कर सकती हैं? जी, कौन-सी? जो आप कह रही हैं कि एज़ इन जिस आयत में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स है, वो जी, हमेशा जी। आपके दुश्मन ही रहेंगे। अल्लाह ताला ने जी, पता क्या, अभी मैं आयत का नंबर नहीं बता सकती, लेकिन इसी जो है ना एक्टिव टीएल वाले इसमें मैं इंशाल्लाह जो है ना बाकायदा सूरत और आयत का नंबर ये मैं सेंड कर दूंगी, अभी बल्कि कर दूंगी आपसे ये बात मुकम्मल करने के बाद, कि एक जगह नहीं, ये अनगिनत मर्तबा अल्लाह ताला ने यही बातें दोहराई हैं, यही बातें दोहराई हैं। और ये इस कदर रिपीटेड है कि ये तो बाकायदा जो है ना, ये एक श्योर बात है। और चूंकि मैं रोजाना पढ़ती हूँ, तो मैं ये इंशाल्लाह मैं अभी आपको ये इसका जो है ना दे देती हूँ नंबर के हवाले से। नहीं, बिल्कुल। बट जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, या इस सेशन की जब हम बात कर रहे हैं, हम कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, एंड देन इवन इफ वी जब हम कुरान की भी बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू गिव like ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, एंड देन आवर कंक्लूजन। ठीक है? अभी जैसे आप कह रही हैं, अभी जैसे आप कुरान की बात कर रही हैं ना, अब आपको सूरह याद नहीं है, एंड देन यू नो आयत भी याद नहीं, लेट्स से आप अभी ठीक है, और आप यहाँ पे दुनिया में देख रही हैं कि कहीं पे भी हमें जस्टिस नहीं मिल रहा, हमें मारा जा रहा है सालों साल से। तो आप ये कहीं ना कहीं रिवर्स लाइक कंफर्मेशन बायस नहीं कर रही हैं कि वापस कि कुरान में यही लिखा है, एक जगह लिखा है, दूसरी जगह लिखा है, तीसरी जगह लिखा है? अच्छा, पता क्या, मैं आपकी बात से मैं एक बात समझी हूँ कि ये मेरी कमजोरी है कि मेरे पास अभी ये मैं डेफिनेट यानी कि दूसरों को मनवाने के लिए मैं अभी सबूत नहीं दे सकती, लेकिन अभी भी मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं ठीक हूँ। लेकिन वाकई ये मेरी कमजोरी है ना कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने दूसरों को या तो ये साबित करना है या मनवाना है, तो अदरवाइज जो है ना मैं कमजोर हूँ। मैं आपकी बात से ये समझी हूँ। जी,
करूंगी, तो इंशाल्लाह मैं इसे नेक्स्ट टाइम जरूर मैं इसको जो है ना करूंगी। जी हुमा जी। जी अच्छा, आपने बहुत जल्दी रियलाइज किया। आई जस्ट वांट टू करेक्ट योर स्टेटमेंट कि आप कमजोर नहीं है। द रीजन इज कि आर्ग्यूमेंट वीक हो जाती है जब आप किसी से बाहर जाके आर्ग्यू करते हैं, तो यू कैन नॉट से कि चूंकि वो नॉन मुस्लिम है इसलिए वो जरूर गलत होंगे या उनके पीछे कुछ ना कुछ कंस्पायरेसी होगी। आपको एविडेंस के साथ, क्योंकि आपको दुनिया में वर्ल्ड फॉर्म पे बात करनी है, तो यू हैव टू कम अप विद सम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कि जिसमें आप एविडेंस के साथ शेयर करें। तो ओनली वी हैव टू वर्क ऑन our arguments weak होती हैं, we are strong, but we have to work on our arguments to make our point strong, ताकि हमारा point strong हो, लोगों को समझ आ सके। I hope you understand, Jazakallah khair. Okay. Anybody else? Let's talk about the UN resolution. Okay, 1948. Okay. I have a few hands raised. मुझे अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने अनम्यूट कर लिया। जी Should I mute it again? नहीं मैंने थोड़ी सी जो रिसर्च की है उसके हवाले से अभी जो करंट सिचुएशन है ना कश्मीर की, उसके अंदर ये हुआ था कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर की खुद मुख्तारी ख़त्म करने के लिए और रियासत को तहलील करने के लिए अदालत के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब इसको कहा है कि ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। उसके नतीजे में ये हुआ है कि आर्टिकल 370 जो है ना उसको ख़त्म कर दिया गया है। और उसका उन्होंने रीज़न ये दिया था कि उसमें ये वो होता है कि जब 370 ख़त्म कर दिया ना, इसका ये था, उन्होंने इसका जवाब ये दिया था कि ये 370 जो था ना एक आर्जी इंतज़ाम था जिसको 1947 में यूनियन ऑफ इंडिया में शमूलियत के वक्त महाराजा ने कोई इख्तियार अपने पास नहीं रखा था, बल्कि तमाम इख्तियारात हुकूमत हिंद को सौंप दिए थे। और नवंबर 1949 को इस वक्त के सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह का हवाला देकर अदालत ने कहा था कि भारतीय आइन रियासती आइन पर फौकियत रखता है, इसलिए रियासत जम्मू और कश्मीर को कभी कोई ऐसी खुद मुख्तारी का दावा नहीं कर सकती जो दीगर सूबों को मुयस्सर ना हो। तो ये मैंने जो लिखा था इसमें इन्होंने ना दहली पैक्ट को भी नज़रअंदाज कर दिया। दहली अकॉर्ड जो था वो 1953 में हुआ था, नेहरू और आई थिंक अब्दुल्ला उसके बीच में हुआ था। उसमें उन्होंने शेख अब्दुल्ला उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे इस वक्त याद है, उसमें ये कहा था कि अगर पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज है वो पाकिस्तान इसको मतलब ले सकता है और इंडियंस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ले सकते हैं, और कश्मीर के अंदर सिवाय कश्मीरियों के कोई और इसको खरीद नहीं सकता, मतलब उसको कोई इजाजत नहीं होगी कि कश्मीरी इसके अलावा कोई और इसको सेल और बाय कर सके। लेकिन जब 370 को ख़त्म कर दिया ना, तो अब ये इंडियंस को भी परमिशन है कि वो जो चाहें कश्मीर में बाय एंड सेल प्रॉपर्टीज वगैरह का कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैंने इसमें ये इसकी हिस्ट्री में मैंने ये बात देखी थी, मैंने जो पढ़ा था ना उसमें मैंने ये पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बनी खतूरा कबीले की खातून से शादी की थी, और उनसे जो हज़रत इब्राहीम की औलाद हुई ना, तो उन्होंने उनको फ़लस्तीन से मशरिक़ की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया था। कुनान से ये लोग हिजरत करके पहले तुर्किस्तान के शहर काशगर आए जो अभी चाइना का पार्ट है, और उसके बाद लद्दाख के से होते हुए ये कश्मीर में दाखिल हो गए, और यहाँ उन्होंने इसका नाम काशीर लिखा था। बाद में ये लैंग्वेजेस चेंज होने से ये कश्मीर बन गया। तो ये बेसिकली जो है ना ये इनका ताल्लुक हज़रत इब्राहीम की ज़बान तो हिब्रू थी, लेकिन इनकी ज़बान हिब्रू के बाद अरबिक हुई थी क्योंकि यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा थे। इसको ये वाली हिस्ट्री को जो है ना थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है
यहाँ पर एक एक शख्स थे, इनका नाम था कुल्हाना समथिंग, कुल्हाना राजा तरंगी, राज तरंगी नामी इन्होंने कोई किताब लिखी थी, इनका नाम कुल्हाना था, बहुत मशहूर ये हिस्टोरियन है। इसमें उन्होंने ये गलत लिखा था कि कश्मीरीज जो है ना दे बिलोंग्स टू ज्यूज, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये जो जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, ये किताब है काशीर बीइंग अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और ये सोरबॉन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, उन्होंने ये लिखी थी, एमडी सूफी उनका नाम है। और उन्होंने इसके अंदर ये बताया था कि कश्मीरी जो है ना उनकी बेसिकली हिस्ट्री ये है। तो फितरतन उसमें ये सब लिखा हुआ है कि फितरतन ये कश्मीरी कौम बहुत बहादुर कौम है, ये लोग जंगजू हैं और ये लोग बहुत मेहमान नवाज भी हैं, लेकिन ये गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते और जंग करते हैं। ये सब मैंने इसमें मालूम किया था। और आप बताइए, कुछ और पूछना हो तो। हाँ, ओके। तो ये जो 370 आपने कहा कि somebody approached the high court. जी, इंडियन हाई कोर्ट। किसने अप्रोच किया इंडियन हाई कोर्ट? इंडियन हाई कोर्ट पे इंडियंस ने ही किया है, बेसिकली मोदी गवर्नमेंट। और इसके अंदर मतलब ये 5 रुकनी बेंच था, जिसमें एक सारे हिंदूज थे, एक्चुअली दे ऑल वर हिंदूज, बट एक जो थे वो कश्मीरी थे, और उन्होंने थोड़ा सा अपना डिफरेंट व्यू रखा था, तो उनको बाद में हटा दिया था। ये इस बुक में लिखा है जो मैंने पढ़ा था। बेसिकली ये आर्टिकल है। हाँ, आर्टिकल 370 तो 1947 में जब नहीं, जो मैंने जिसका मैं अच्छा। रेफरेंस दे रही हूँ ना, ये इफ्तिखार गिलानी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका मैं हवाला दे रही हूँ आपको, उसमें से पढ़ के बताएं। ओके। तो आर्टिकल 370 आपने पढ़ा? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। इंडियन आर्टिकल 370 मैंने नहीं पढ़ा जी। तो आर्टिकल 370 में हालांकि ये लिखा हुआ है कि जब if the cabinet of Kashmir agree करती है तो आर्टिकल 370 हटा दिया जा सकता है। नहीं, ये अच्छा इसमें लिखा होगा, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम इसको अब ये क्योंकि कश्मीर का अपना कश्मीर भारत में मिल गया है ना, इनकी गवर्नमेंट एक ही हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चलेगा। कश्मीर का अलग जो था ना पहले, अलग इसको रियासत बनाएंगे, अलग कम्युनिटी होगी, वो वाली चीज इन्होंने खत्म कर दी है। लेकिन इसके साथ इन्होंने लद्दाख को अलग इलाका तस्लीम किया है, लेकिन कश्मीर को नहीं किया। तो आप कह रही है कि 1947 से 2019 तक कश्मीर अलग बनने वाला था, बट देन 2019 में डिसाइड हुआ कि 370 हटा देते हैं। नहीं, 2019 में, 1949 में। 1949 में, ओके। और पाकिस्तान की जो करंट मूव है ना, वो मुशर्रफ के टेन्योर से लेकर आज तक कश्मीर के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर इन्होंने मतलब कोई भी अपनी कोई व्यू नहीं रखा। किसी भी जो इनके बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, तो इन्होंने कभी भी उसको वो नहीं किया, और ये बैक फुट पे ही रहे हमेशा। तो क्या फायदा होगा पाकिस्तान को जिस तरीके से आप कह रही हैं बैक फुट पे रहने का? पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, लोग ये कहते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं मिल सका, इसलिए मैं इस बात को नहीं कह रही हूँ। और मनी ट्रेस के कैसे लेकिन प्रूफ? ऑन द ग्रेटर, अगर हम ऑन द बिगर पर्सपेक्टिव इस चीज को देखें ना, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से, तो मेरी पर्सनल ये राय है, जो कि गलत भी हो सकती है, कि पाकिस्तान अगर कश्मीर से बैकफुट पे हो जाता है ना, तो उसको ज्यूज की सपोर्ट हासिल हो जाएगी, बेसिकली इजराइली सपोर्ट हो जाएगी,
और फिर हो सकता है पाकिस्तान इसको, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो तस्लीम ना भी करे तो इसराइल को वो सारे बेनिफिट्स जो उसको लेने थे पाकिस्तान से वो मिल रहे हैं, लेकिन कश्मीर से अभी बैकफुट पे हो गए तो उससे और ज्यादा मिल गए हैं, ताकि वो उधर पैलेस्टीन और इधर कश्मीर दोनों के ऊपर अपना वो कर सके, अपने इलाके में शामिल कर सके, मतलब अपनी गवर्नमेंट बना सके उसके ऊपर। ओके, ये तो खैर आपकी ओपिनियन है, बट जी 370 हटाने से इंडिया को क्या फायदा हुआ होगा? अगर आप कहना चाह रही है तो कह सकती है, और वी कैन टेक अनदर स्पीकर अगर आप इफ यू वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट। एक और मैंने इसमें ये भी पढ़ा था कि मैं थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं। ये जो बख्शी दौर हुकूमत था ना, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को डिसमिस किया था और उसको अरेस्ट कर लिया था बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। और बख्शी गुलाम मोहम्मद भी वो इंडियन था बेसिकली, मुसलमानों वाले नाम रखने से कुछ नहीं होता, कश्मीरी था और इंडियन था। तो उसने 1962 में और से 1965 तक भारत और पाक भारत और पाक भारत जंग हुई थी ना 1971 में। इस दौरान उसने इस दौरान वो सुकूत ढाका भी पेश आया था। तो उसने ये किया था कि शिमला माहिदा जो हुआ था उसमें उसने कश्मीर को बड़ा बहुत गोल्डन एरा तस्लीम किया जाता है कश्मीर में ना, मोहम्मद बख्शी गुलाम मोहम्मद का, क्योंकि उसने बहुत तरक्याती काम करवाए थे कश्मीर में, तालीम का बहुत अच्छा किया था। लेकिन अब उसने ये इसलिए किया था कि अब अभी जो है ना करंटली ये हुआ है कि भारतीय हुकूमत ने PMSSS के नाम से ना कुछ स्टिपेंड्स जारी किए हैं। एक ये प्रोग्राम है भारतीय हुकूमत का, इसमें ये है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम है इनकी। उसमें वो इनके स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी तादाद में बाहर भेजते हैं और उनके स्पेशल पैकेजेस होते हैं। और डिफरेंट NGOs को भी बहुत एक्टिव किया हुआ है। उसमें एक उड़ान के नाम से NGO है और एक खेलो इंडिया के नाम से है। और उसमें वो यंगस्टर्स को टारगेट करके इनको बाहर भेजते हैं ताकि वो जो एजुकेशन ले ना उससे उनको किसी हद तक ब्रेन वॉश उनका किया जा सके। तो जिन लोगों को अपने घर से ट्रेनिंग नहीं होती और जो हिस्ट्री से इतने अवेयर नहीं होते वो आराम से ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तो यही वजह मुझे भी यही लगती है आजकल कि कश्मीर में जो जहाद की अब देखें ना, जहाद की स्पिरिट इनके पास बिल्कुल खत्म हो गई है। अब बहुत कम लोग हैं जो फ्रॉम यू। आपने मुझे जो चीज आई रियली लाइक इट कि आप अपने रेफरेंसेस के साथ आई हैं, एविडेंस शेयर कर रही हैं अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो दो एक तो मैं अपना कंफ्यूजन क्लियर करना चाह रही हूँ। आपने जो स्टेटमेंट शेयर की थी अबाउट जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो बुक का आपने हवाला दिया था कि उन्होंने उनका रेफरेंस यूज करके मैनिपुलेट किया, राइट? जी। तो उससे वो कैसे आप लिंक करती हैं ये इसके साथ? उससे किस तरह से सपोर्ट मिलती है इंडियन पर्सपेक्टिव को? एक तो आप ये शेयर करने, एंड सेकंड जो है अभी आपने जो पाकिस्तान वाला जो पॉइंट शेयर किया वो आर्गुमेंट आप कैसे सपोर्ट करती हैं? आपके पास क्या एविडेंस है जो आपकी आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं? पाकिस्तान का जो है ना वो मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की थी कीवर्ड्स की शक्ल में, मैं कुछ चीजें भूल भी गई हूँ क्योंकि इतना गैप हो गया था ना फर्स्ट ये क्रिटिकल क्लास में और दूसरी में। पाकिस्तान का ये मैंने पढ़ा था कि इनका जनवरी 2006 में परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी ना, तो उन्होंने शर्म शेख के अंदर जो कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2015 में हुई थी, पता नहीं मुझे इतना मिक्स हो गया है। 2006 में एक शर्म शेख के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें परवेज मुशर्रफ ने उनसे कहा गया था कि आप ये जो डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इसको आप एड्रेस करें, लेकिन उसने
बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, तिजारत और सब चीजों का, लेकिन उसने कश्मीर का जिक्र नहीं किया, इसमें बात ही नहीं की। उसके बाद 2015 जुलाई में भी और 2015 दिसंबर में भी इस तरह का इनको मौका मिला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, लेकिन उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ थे प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां पर भी कोई जिक्र नहीं किया, और बल्कि उन्होंने इस तरह किया कि कश्मीर और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ सेटलमेंट्स हो गई, और उन्होंने कहा कि हम सीज फायर कर रहे हैं और दोनों तरफ के लोग मरते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो हमने इसलिए सीज फायर कर लिया और हम लोगों को आने जाने की भी सहूलत देंगे, और ट्रेन और वो सारी चीजें शुरू की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, हुमा जी एक्चुअली ये पूछ रही थी कि जो आपने, अब हम लेट्स कंसिडर करते हैं कि अब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स हैं कश्मीरीज, ओके, यू सेड कि दिस इज इन अ बुक, है ना? अब ये हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? ओके, लेट्स से हम मानते हैं ये, तो किसकी नैरेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है? एक तो हमें अगर हम मुसलमान हैं तो हमें एक हदीस का रेफरेंस मिलता है ना, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब जो है वो दो गिरोह जो हैं वो जहाद करेंगे, और उसमें जो भी कोशिश करेगा वो दोनों जन्नती होंगे। उसमें एक हजरत ईसा के साथ होंगे कुछ लोग, और दूसरा जो है वो गज़वा हिंद की फाइट में पार्ट लेंगे। तो गज़वा हिंद की फाइट, मुझे ये लगता है कि ये कश्मीर की ही फाइट है, क्योंकि ये दोनों बेसिकली तो इनकी रूट्स एक है ना, कश्मीर और आप अपनी रीडिंग ले रहे हैं, एज एन आपको लग रहा है कि गज़वा हिंद की, आप अपनी रीडिंग ले रहे हैं ना यहाँ पे, आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि गज़वा हिंद में जो लोग लड़ेंगे वो कश्मीरी होंगे। जी, लेकिन आपने यही पूछा है ना कि मेरी ओपिनियन क्या है इस हजरत इब्राहिम वाले फैक्ट पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपकी ओपिनियन क्या, मैं पूछ रहा हूँ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो किसका नैरेटिव यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है? एंड देन इंडिया का स्ट्रॉन्ग, जी, अगर हम इस तरह ले लें ना तो इंडिया का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आप ये भी देखें कि इंडिया ने अभी जो इजराइल ने अटैक किया है पैलेस्टीन पे, तो इंडियंस ने सबसे पहले कहा था कि हम इजराइल को सपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है ना। उनका नैरेटिव कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अब क्योंकि पाकिस्तान का इंटायर रीजनिंग फॉर वांटिंग कश्मीर, द मेन थिंग इज के मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पे, है ना? लेकिन तो, आज वो इसको नहीं मान रहा है ना। आज तो उन्होंने ये शो किया अपने पेपर्स में कि यहाँ पर मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी और क्रिश्चियंस हैं, और मुस्लिम तो माइनॉरिटी में है। इन्होंने कश्मीर के अंदर भी इसको शो किया है। ओके, बट पाकिस्तान का क्या कहते हैं, पोजीशन तो नहीं रहा है ना उससे। तो यू डोंट थिंक कि ये अगर हम जो इफ वी कंसिडर दिस, तो यहाँ पे पाकिस्तान का नैरेटिव और स्ट्रांगली बिल्ड होता है कि क्योंकि वहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स है, तो हमें कश्मीर कैसा भी चाहिए। हाँ, बेसिकली ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का तो हो सकता है, बट गवर्नमेंट का इसलिए नहीं होगा कि गवर्नमेंट एक तो इनको पता ही नहीं होगा कि ये भी कोई हिस्ट्री है। वो जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं जो गलत गलत बातें लिखते हैं, जिसमें एक कुल्हाना नाम के शख्स भी हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन होगी भी, अगर होगी भी तो वो उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बस हमारे पास जितना आ गया है बस वो काफी है, हमें और नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर इसी तरह का आप पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। जी जी, तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं ये कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट बैठ के कह रही हैं पार्लियामेंट में कि अब जितना हो गया, जितना हमें मिल गया उतना काफी है?
इसलिए कि कश्मीर का इशू कोई आज का तो नहीं है ना, लेकिन जितनी गवर्नमेंट्स भी आज तक आई हैं 77 ईयर्स में भी किसी एक ने भी कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं इस चीज के ऊपर। किसी लेकिन ने भी कश्मीर को कभी कश्मीरीज को कभी ओन नहीं किया है। यही तो लॉजिकल फैलेसी है ना यहाँ पर। लेट्स से कि आप कह रही हैं कि तो कश्मीर इशू भी है, ठीक है, पार्टीशन हो रहा है, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, इंडिया को कश्मीर चाहिए, एंड देन फिर आप कह रही हैं कि कुछ साल बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सेइंग हमें जितना मिल गया उतना काफी है, हम और कोई मतलब जहां से भी कश्मीर लेने की ले सकते हैं वहां से नहीं लेने की कोशिश करेंगे। The Kashmir issue exists because Pakistan wants Kashmir and India wants Kashmir. बट मुझे तो नहीं अब ऐसा फील नहीं होता कि अब वो एग्जिस्ट कर, क्योंकि वो खत्म होता जा रहा है। ये वाला इशू अब खत्म होता जा रहा है। कैसे खत्म हो इसलिए रहा है? कि हमने इंडिया अब देखे ना कि कश्मीर पे अभी कौन है, अभी इंडिया ने टेक ओवर किया हुआ है कश्मीर को, और हम लोग वी आर डूइंग नथिंग, आवर गवर्नमेंट एक्चुअली, और उनकी कोई स्टेटमेंट तक नहीं आती इसके ऊपर, कोई बयान कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो हम गो बैक टू द यूएन रेजोल्यूशन पे वापस चले आते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की जो पुख्तों थी मतलब ट्राइबल आर्मी, वो एलओसी तक आ गई थी एंड सीज फायर हुआ था, एंड देन यूएन रेजोल्यूशन में ये था, देयर वर 3 पॉइंट्स, ठीक है, यूएन रेजोल्यूशन में। फर्स्ट पॉइंट कि ये जो ट्राइबल लोग हैं ये पाकिस्तान से निकलेंगे, पहली चीज, सॉरी कश्मीर से निकलेंगे। दूसरी चीज, जब ये लोग निकलेंगे उसके बाद सारे पाकिस्तानी जो कश्मीरी नहीं है वो वहां से निकलेंगे, एंड देन जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीर से निकलेगी, और फिर यूएन वहां पे आएगी और प्लेबिसाइड करवाएगी। प्लेबिसाइड एज एन सारे लोगों से पूछेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, ये यूएन रेजोल्यूशन। ये आपको क्यों नहीं हो सका ये? इसलिए कि मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने ये भी पढ़ा था कि हर वक्त अमेरिका इसको वीटो कर देता है, जो भी स्टेटमेंट वहां पर मतलब जो भी अमेंडमेंट्स होने वाली होती है अमेरिका वीटो करके उसको रोक देता है बीच में, या समटाइम्स इसराइल। इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं थी, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अमेंडमेंट। इंडिया हैड अप्रोच्ड द यूएन, तो यूएन ने ये डिसीजन दिया था, यूएनसीआईपी बना था, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, और फिर उन्होंने ये लेबल किया था कि ये इंडिया पाकिस्तान इशू है। Okay, let's take some more speakers. Saira ji, thank you. Okay, thank you so much. Okay, anybody else? आपको रिक्वेस्ट आएगी अनम्यूट करने के लिए। जी, I am unmuting रुखबा। Okay. जी रुखबा, आपको रिक्वेस्ट आएगी, काइंडली माइक अपना ऑन करें एंड ज्वाइन द डिस्कशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, मैंने फर्स्ट सेशन तो अटेंड नहीं किया, लेकिन अभी अटेंड कर रही हूँ, देख रही हूँ, सुन रही हूँ। इंडिया के स्टेप्स के हवाले से तो काफ़ी बात हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 76 सालों से हमारी तरफ से क्या कदम उठाया गया। यूएन रेजोल्यूशन ठीक है पास हुई थी, उसके 3 पॉइंट्स थे, जिसका फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, लेकिन जंगबंदी भी इस शर्त पे की गई थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बॉर्डर लाइन नहीं है, वो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और फिर कश्मीरियों को इस चीज़ का राइट दिया जाएगा। हम कौन होते हैं या इंडिया कौन होता है इस बात का फैसला करने वाला कि कश्मीरी जो है वो कहाँ जाएंगे और किसके पास होंगे, या कश्मीर की लैंड किसके पास होगी। ये फैसला तो कश्मीरियों ने करना था कि वो किसके पास जाना चाहते हैं या किसके साथ इल्हाक चाहते हैं, या अगर वो आज़ाद मुल्क की हैसियत भी चाहते हैं तो क्यों, अगर ऐसा भी है तो ठीक है। और इसके लिए रेफरेंडम की बात की गई थी कि रेफरेंडम करवाया जाएगा जिसके मुताबिक कश्मीरी जो हैं वो इस बात का फैसला करेगी।
लेकिन पिछले 76 सालों में ऐसा नहीं हो सका है। और ऐसा इसलिए नहीं हो सका है कि कई मरतबा यूएन के जो टीम के मेंबर्स हैं, वो उन्होंने दोनों ममालिक के दौरे किए रेज़ोल्यूशन पास होने के बाद, और इंडिया की तरफ से हमेशा इनकार किया गया। अब बात फिर वहीं आ जाती है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इदारा है, तो क्या वो इंडिया के आगे मजबूर है? कि इंडिया नहीं मान रहा तो फिर हम रेफरेंडम नहीं करवा सकते? क्या यूएन की छतरी के नीचे कश्मीर में रेफरेंडम नहीं हो सकता था? इतना इम्पॉसिबल था। 76 साल हमने कश्मीर के डिस्प्यूटेड कश्मीर के साथ गुजार दिए हैं। अगर हम अब एक कदम पीछे नहीं हटे हैं, तो हम एक कदम आगे भी नहीं बढ़े हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मेरा कि हम पिछले 76 सालों में हमने अभी देखें कि अगर हम बात की जाती है 1961 में जब सिंतास का मुआहदा हुआ था, जब इंडिया ने पानी बंद कर दिया था, हमारे सारे दरिया कश्मीर से आ रहे हैं। और उस वक़्त फिर जब तब सदर अयूब की हुकूमत थी, मार्शल टाइम पीरियड चल रहा था, उस वक़्त फिर इस मसले को यूएन में लेकर गए थे, और तब 3 दरियाओं का पानी जो है वो रावी, सतलज और चनाब इंडिया के पास, और सिंध जेहलम और सिंध जेहलम और तीसरा दरिया मेरे ज़हन से निकल गया। बहरहाल इन 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान के पास और 3 का इंडिया के पास जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद हम देखते हैं सूरत-ए-हाल बदतर हो जाती है जब इंडिया जो है वो अपने जो स्पिलवेज़ हैं, जो पानी के रास्ते जो हैं वो सैलाब के, वो पाकिस्तान की तरफ खोल देता है। हम क्यों मजबूर हो जाते हैं? इसलिए मजबूर हो जाते हैं कि वो एरिया जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, जहाँ से हमारे दरिया आ रहे हैं। जी, रुखबा जी, जो आपने कहा अभी कि क्या यूएन नहीं करवा सकता था ये प्लेबिसाइड, तो और ये देखिए, यूएन के कुछ रूल्स है, ठीक है। इंडिया ने अप्रोच किया था यूएन को, एंड अंडर चैप्टर 6 अप्रोच किया था। अब अंडर चैप्टर 6 जो अपील्स होते हैं वो यूएन डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, एज एन सिक्योरिटी काउंसिल को इस्तेमाल करके वो नहीं कर सकता, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। जो हमने गाजा में भी देखा कि सीज फायर का क्या कहते हैं, सीज फायर होने के लिए कह दिया था बहुत सारी कंट्रीज ने, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके यूएन। तो उस तरीके से, एंड द सेकंड थिंग व्हिच यू मेंशन कि आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ा सा कमजोर नहीं पेंट कर रही हैं? पाकिस्तान कमजोर क्यों है? पाकिस्तान कमजोर आपने कहा कि इसलिए है कि आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। जी जी जी, तो इस तरीके से, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को पेंट किया है अभी इन योर आर्ग्यूमेंट, आप ऐसे कह रही हैं कि जैसे बेचारा पाकिस्तान है और इंडिया इज डूइंग इनजस्टिस टू पाकिस्तान बाय नॉट गिविंग इट कश्मीर। देखिए, मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान का मसला तो तब हो ना कि वो जस्ट पीस ऑफ लैंड हो। वो कश्मीर के लाखों इंसानों की जिंदगियों का मसला है, और ये मसला उन्होंने खुद हल करना है, और इस मसले को हल करने के हम तो सिर्फ एक वकील का किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल खुद हल करना है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं यहीं पे कि पाकिस्तान ने क्या किया है उसको हल करने के लिए, और इंडिया ने क्या किया है उसको हल करने के लिए। हम फिलहाल ये देख रहे हैं। आजाद कश्मीर की जो हम बात करते हैं, तो MKA जो बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स, तो पाकिस्तान ने बेसिकली आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट थी उसको काफी डिमोट किया एक 2-3 साल में, ताकि और जब यूएन आई थी एंड देन यूएन वाज कंसिडरिंग कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसको एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी माना जाए या ना माना जाए, तो क्योंकि पाकिस्तान ने नहीं
एक्नॉलेज किया था कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और इंडिया ने भी नहीं एक्नॉलेज किया था, इसलिए आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट हैड नो से इन द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर दोनों की गलती है। लेकिन कश्मीर के अपने इलेक्शन से नहीं होते हैं, उनकी तो अपनी असेंबली है, उनका अपना सारा सिस्टम है। जी, Pakistan is not weak at all. Yes. Okay. Okay. Thank you, Rakhwa ji. Ahsan, I'm unmuting you. ऑडिबल हूँ जी। मेरे एक दो क्वेश्चन है। सबसे पहले अभी ये एक सिस्टर कोई बात कर रही थी पाकिस्तान के उस पे, तो इसमें मैं कुछ कमेंट करते हुए अपना आगे अपना क्वेश्चन रेज करता हूँ। जो इस पे कमेंट है कि पाकिस्तान का वीक, आई थिंक पाकिस्तान का पावरफुल होना तो नेक्स्ट बहुत आगे का क्वेश्चन है, ना सिर्फ वीक। अगर हम ये कहें कि इंटरनेशनल मैप के ऊपर पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, और डिफरेंट चीज़ों में आप कंपेयर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर किस बेसिस पे मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ। नंबर वन, जो सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की हमारे पास, उनके साथ जो भी सिचुएशन है वहाँ पे टोटली मिलिट्री कंट्रोल गवर्नमेंट, और अभी लास्ट ईयर भी वहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी गवर्नमेंट के साथ एक पपेट गवर्नमेंट। सेकेंडली, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टैब्लिश है इटसेल्फ, उसने वहाँ पे कौन सी मेजर डेवलपमेंट कर दें या वहाँ के लोगों को बहुत अपग्रेड किया कि जिसके आप दुनिया के सामने कंपैरिजन खड़े कर सके कि हमारे पास जो कश्मीर लैंड है उसको हमने कहाँ से कहाँ लिया है, और इंडिया को उससे हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे पे एक वैलिड पॉइंट होता है, बट वो नहीं है। थर्ड पॉइंट, अगर आप लोकली कश्मीर और बल्तिस्तान से जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पे आप लोकल पॉपुलेशन को देखें, उनके सेवरल कंसर्न्स हैं, मल्टीपल इश्यूज हैं उनके साथ, और जो पाकिस्तान एज अ स्टेट उनके साथ जिस तरह की सिचुएशंस, यानी सॉरी टू से बस सीरियस नहीं लेते, और उनको एक अपना जस्ट जब कोई पर्पस होता है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी, वो अपने पर्पस के लिए उसको यूज करता है। ये दो तीन, इवन अगर आप अभी करंट टाइम के भी एविडेंस आप लें, तो अभी भी गिलगित में जो सिचुएशन चल रही है, नो वन टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया पे भी कुछ नहीं दिखाया जा रहा टोटली, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर भी इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये मेरे लिए कुछ बेसिस है। अच्छा, एक दो चीज़ अगर आप इंटरनेशनल मैप में देखें, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो ये जो पॉइंट है, ये सिस्टर ने पॉइंट दिया है, तो मैं तो कहूँगा वीक नहीं, ग्लोबल मैप के ऊपर पाकिस्तान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई भी ग्लोबल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान को एज अ सीरियस थ्रेट कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ये है, यस पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, यहाँ की जो डेमोग्राफिक है उसके अंदर बहुत चेंज है, बट वो जो कंट्रोल किया हुआ है, जो हम आप कहेंगे डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से पाकिस्तान को कंट्रोल किया हुआ है, तो वो सिक्योर, उनको पता है कि हमने इसको इस तरह से कंट्रोल किया हुआ है कि ये कुछ भी मेजर स्टेप नहीं ले सकते। इन केस 75 ईयर्स में हम डिफरेंट, अब टाइम नहीं है मैं कोट नहीं कर सकता, डिफरेंट सिनेरियो उठा कर देखें, जो अगर उनको जहाँ जहाँ ट्रेड मैसेज हुआ कि पाकिस्तान कुछ स्टेप ले सकता है या कुछ कर सकता है, तो उन्होंने फौरन से जो सेफ्टी मेजर्स उन्होंने ले लिए। अब आ जाए, सिस्टर ने अभी पानी की बात, वाटर की बात की, इसके ऊपर अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा एंड में एड्रेस करें। हम जब यहाँ पे कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने ये देखा कि गिलगित बल्तिस्तान को कंसीडर नहीं किया गया और उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई थी। ये क्वेश्चन है क्यों नहीं हुई, ये एंड में इसको आंसर कीजिएगा। अच्छा,
अब मैं रिवर किस में आ रहा था, अगर हम जियोग्राफिकली इस एरिया को देखते हैं और जो रिवर की सिचुएशन है, जो यहाँ पे इवन पाकिस्तान का जो मेजर रिवर के फ्लोज हैं उसमें से, जैसे अभी सिस्टर ने मेंशन किया, ऑलरेडी 3 वेस्ट का कंट्रोल उनके पास है बाय एग्रीमेंट, इंडिया के पास है। और यस, वो पानी का वाटर कंट्रोल करते हैं नहीं, कर भी रहे। और रिसेंट में इंडिया ने मल्टीपल डैम्स भी बनाए उन वाटर ट्रिब्यूटरीज के ऊपर जिनका पानी का एक्सेस या कह लें उनका राइट पाकिस्तान के पास था। मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न जो रिवर्स है, इंडस रिवर। और जो स्ट्रेटजिकली इंडिया के लिए, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा, अगर आप जियोग्राफिकली इसको देखते हैं तो वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है, वो उसको कभी लूज नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान का जो मेजर वाटर का फ्लो है वो वहां से उसको कंट्रोल करता है। और इन फ्यूचर आप देखेंगे मल्टीपल, और अभी भी स्टैटिस्टिक्स हम निकाल के देख सकते हैं कि मल्टीपल डैम्स बनाए गए हैं उन ट्रिब्यूटरीज पे जो जिनका बाय लॉ हमें पानी पाकिस्तान को मिलना था। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा, अगर आप स्ट्रेटेजिकली इस सिचुएशन को देखें ना, व्हाई दिस इशू इज क्रिएटेड, सिर्फ पॉलिटिकल और लैंड के इशू को हटा के, पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन से पहले हम 47 से बैक जाएं हिस्ट्री में, और जो जीटी रोड की जो हिस्ट्री है, उसकी जो ट्रेड का जो रूट था, और उससे जो इंडिया की इकोनॉमी, ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी जो चलती थी, अब आप करंट सिचुएशन में ये देखेंगे इंडिया के लिए वो एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उनको वहाँ से जो जीटी रोड का अल्टरनेट है वो वहाँ से उनको कश्मीर से मिलेगा, कश्मीर से होते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ। इवन हम ये क्या कहेंगे, गलत करेंगे अगर हम गिलगित का जिक्र यहाँ ना करें, बिकॉज इंडिया गिलगित को भी क्लेम करता है और उनका रूट वहीं से जाएगा। एक पॉइंट। सेकंड, पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए इंडिया को नीड है, एक तो इंडिया से पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर वो दिया जाएगा अगर तो वो कंट्रोल ले लेते हैं, और डेफिनेटली उसको इकोनॉमिकली एक फायदा होगा। अच्छा, ये तो मैं एक कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा था, जो इससे पहले वाले पॉइंट में कर रहा था उसी में आप एक पॉइंट और ये भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी आई थिंक अब्दुल हादी ये पॉइंट रेज कर रहे थे कि पाकिस्तान को वीक पोर्ट्रे कर रहे हैं या ना, तो आप ये भी कंसीडर करें कि ये जो सिचुएशन है इंडिया के लिए, जो मैंने अभी इकोनॉमिकली बताया कि किस तरह से उसके लिए ये रीजन इम्पोर्टेंट है, आप इस इंडिया ना सिर्फ इस पे वर्किंग कर रहा है, आप कंपेयर करें इंडिया को तो वो इसके अल्टरनेट ऑलरेडी ईरान की चाबहार से जो इनका रूट है उस पर ऑलरेडी वो वर्किंग कर रहे हैं और ट्रेड वहाँ से हो भी रही है, साइमल्टेनियसली वो यहाँ भी वर्किंग कर रहे हैं। ये एक दो सिचुएशन है जो इस जो रीजन है, ये जो एरिया है, ये इसलिए वाटर के लिए पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए, उनके इकोनॉमिकली उनको ये रूट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की तरफ से अनकट करने के लिए 3 मेजर अगर आप जियोग्राफिकली देखते हैं ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब आ जाए एक और पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करूँगा फैक्ट बेस पे। अभी एक डिस्कशन ये हो रही थी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, आई थिंक डिस्कशन हो रही थी कि वीटो हो जाता है, ये हो जाता है। तो आप अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान की और इंडिया की जो इंटरनेशनल लॉबिंग है, तो अब अनफॉर्चुनेटली बार बार मेरे सारे पॉइंट फर्स्ट पॉइंट पे जाके लिख जा रहे हैं। आप इंटरनेशनल लॉबिंग में भी अगर कंसीडर करें, पाकिस्तान कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और जो अभी सिस्टर ने बात करी कि यूएन के अंदर, तो यूएन के अंदर इंडिया की यूएस के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है कि आप कभी भी ना सोचें करंट जो पिक्चर के अंदर यूएन या यूएस की तरफ से पाकिस्तान के हक में कोई कश्मीर का स्टांस आएगा। और अभी रिसेंटली मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। अभी यूएस के अंदर एक स्टेट के गवर्नर है, उनका नाम भूल रहा हूँ, इंडियन है वो बेसिकली, और वो कुछ इन फ्यूचर वो पोटेंशियल प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है।
और आप कंपेयर करें कि आप यूके के अंदर भी देखें तो इंडिया की जो लॉबिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। और जैसे मैंने इससे पहले अभी कुछ पॉइंट शेयर करे कि इंडिया के लिए वो क्यों ज़रूरी है वो रीजन, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से, और उसके लिए इंडिया ने ऑलरेडी लॉबिंग की भी है और वो बहुत अपने स्टांस पे स्ट्रांग है और अपने विजन पे वर्किंग कर रहे हैं। ये था। अब मेरा जो क्वेश्चन है, सॉरी मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया आपका। लास्ट सेशन के अंदर एक पॉइंट हमारे साथ एक वहाँ के लोकल भी थे और एक दो और मेंबर्स थे। वो जब हिस्ट्री थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे थे कश्मीर का और उसके बारे में कि कश्मीर की वो थोड़ा ज़्यादा हम बैक में चले गए थे हिस्ट्री में कि कब जो फॉरेन वहाँ पे कंट्रोल रहा है उसको एज अ कॉलोनी यूज़ किया गया। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि कश्मीर के ऊपर ना सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन है बल्कि इससे पहले भी इस तरह की मल्टीपल हमें हिस्ट्री में एविडेंस मिलते हैं कि उसको कंट्रोल किया गया। इसका रीज़न क्या है? एक ये मेरा क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, मैं अभी स्टैटिस्टिक्स से निकाल रहा था, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट इफ कश्मीर जो इंडिपेंडेंस के लिए एक मूवमेंट कर रहा है और वहाँ के मुस्लिम, डेफिनेट इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है के सामने, बट आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स के अंदर और भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो अगर इन पॉलिटिकली कश्मीर इंडिया के साथ अलाइन होता है तो उनको लॉस क्या होगा? मैं ये बात कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कंसीडर करें जब आर्टिकल 2019 के अंदर अपलिफ्ट हुआ, उससे पहले अगर कश्मीर इंडिया के साइड जाता है, व्हाट इज द पोटेंशियल थ्रेट, उनको क्या लॉस होगा? ये मेरे दो क्वेश्चन है। क्या लॉस होगा अगर वो इंडिया के साथ मर्ज करते हैं? और उसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा मैं शेयर कर दूंगा स्टेप्स। और सेकंड पॉइंट जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, इसको मुझे आंसर कर दें। You raise very good points and questions. So now I will ask audience who is going to answer these questions. जी अनम्यूट जिनको आए तो प्लीज ओपन कर दीजिएगा। अच्छा, जब तक कोई अनम्यूट करते हैं, मैं जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसके लिए कुछ और आपके साथ स्टैट्स शेयर कर देता हूँ। इंडिया के अंदर आप अगर स्टेट्स देखें, मल्टीपल कुछ स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है और मल्टीपल स्टेट्स हैं जिसके स्टेट्स हम वहाँ पे मुस्लिम्स एक अच्छी खासी जो परसेंटेज है पॉपुलेशन की उनकी वहाँ मौजूद है। और अगर आप उनके अभी करंट की भी सिचुएशन देखें तो मेजर इश्यूज जहाँ उनको आ रहे हैं वो गुजरात और कुछ इस तीन तरह के स्टेट्स हैं। आप बाकी स्टेट्स में देखें तो मुस्लिम को वो इश्यूज नहीं है जो कश्मीर को इंडिया के अगेंस्ट जाके फेस करने पड़ रहे हैं। और अभी उनके जो अभी मैं एक रिपोर्ट वहाँ की देख रहा था कि इस स्टांस की वजह से अब उनका जो अभी करंट स्टेटस है कश्मीर का, वो एग्जिस्टेंशियल उनकी जो एग्जिस्टेंस है, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, वो सब कुछ क्या कहेंगे उसको, डिस्ट्रॉय होने के करीब है। बिकॉज इंडिया मल्टीपल एवेन्यूज से उनके पर अटैक कर रहा है। अब वहाँ पे लोकली उनके जो न्यू जनरेशन है उनको भी मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम्स और डिफरेंट मीडिया के थ्रू और इस तरह वो उनका जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो उनका स्टांस था कि उनके अगेंस्ट जाने का, तो ये एक मेजर क्वेश्चन है। और आप अगर अभी पॉलिटिकली ये भी देखें तो कश्मीर के अभी भी जो करंट स्टांस है वो, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, अगर मैं अपना पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँ तो राइट नाउ आई थिंक कश्मीरियों का ये स्टांस आई थिंक गलत है कि उनको इंडिया से आज़ादी चाहिए। उन्होंने ज़्यादा लॉस हासिल किया है इंडिया के अगेंस्ट मूवमेंट करके। आप कंपेयर करें, अगर वो इंडिया के साथ रह के और इस तरह के मेजर स्टेप लेते तो ज़्यादा आगे होते जहाँ अभी वो खड़े। अभी उनके पास क्लियरिटी भी नहीं, ना वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ आने की तो रीज़न भी है, इसमें तो कोई अदर ओपिनियन नहीं है। तो ये चीज़ें हैं।
मैं कुछ मैप्स थे मेरे पास इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, वो मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग के लिए है कि उनके जो इंडिया की जो मुस्लिम डेमोग्राफिक है इनको नहीं, कंपेयर करने के लिए वो आप देखो। जी आपने thank कहा you for आपने कहा कि इसमें कोई ओपिनियन नहीं है व्हाई कश्मीर वुड वांट टू जॉइन पाकिस्तान। सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं, मैं आपके क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि कश्मीर अगर इंडिया का हो जाता है कंप्लीटली तो व्हाट लॉस या क्या गेन होता है, ये आपने पूछा। जी जी हाँ ओके। एंड फर्स्ट, अब इससे पहले आपका क्वेश्चन क्या था? हेलो, जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, जी जी आ अब आ रही रही है। है? जी जी बोलिए। जी, इससे पहले पहला क्वेश्चन क्या था आपका? ओके खैर, व्हाइल एहसन रिप्लाइज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फीडबैक फॉर्म इज इन द चैट, एवरीबडी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू कैन फिल दैट फीडबैक फॉर्म। वी वुड हेलो, लव कि आपको मुझे आवाज क्लियर आ फीडबैक रही है? फॉर्म। जी वी वुड लव कि आप वो फीडबैक फॉर्म फिल करें एंड टेल अस व्हाट वी कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, एंड क्या आपको लगा विद दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जी एहसन। जी अब्दुल आदि, आप क्वेश्चन 1 पूछ रहे थे। क्वेश्चन 1 मेरा ये था कि लास्ट सेशन के अंदर जो हाँ, हम गिलगिट बल्तिस्तान को क्यों नहीं जी पीओके में कंसिडर किया? इसमें बीच में क्वेश्चन मिस हो गया। ये मेरा बेसिकली मैंने 3 क्वेश्चन कर लिया आई थिंक। पहला ये था, लास्ट आपने कर लिया। जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि वाई कश्मीर की जो हम अभी लास्ट सेशन हिस्ट्री देख रहे थे कि इसके पहले भी मल्टीपल जो चाहे वो स्टेट हो या अफगानिस्तान वाली स्टेट्स हो, उनके ऊपर उसको एज अ कॉलोनाइज किया गया। क्यों किया गया, वाई, उसका रीजन क्या है कि मल्टीपल, और ना सिर्फ कॉलोनाइज किया गया, उनके ऊपर एग्रेशन भी हुआ। ये थे मेरा। नहीं, ये जो सवाल है इसका, आई थिंक इसका आंसर तो काफी इजी है। कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स वेरी, क्या कहते हैं, सबका फायदा है कश्मीर में, because that is why अब चाइना occupied कश्मीर भी है, because China also wants a part of Kashmir because of the Belt and Road initiative. So और गिलगिट बल्तिस्तान को is considered a part of POK, Pakistan occupied Kashmir. That answers your first question. But जो last question है वो I think we can ask the audience कि क्या what has Kashmir got to lose? अगर आज plebiscite, या let's say अगर उस UN resolution की बात कर रहे हैं तो plebiscite करवाना है अगर, and if it happens तो क्या लॉस हो सकता है? या पूरा कश्मीर जैसे अब ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया का हो जाना चाहिए, उसमें इज देयर अ लॉस, इज देयर अ गेन? जी इसका कोई भी जो भी अपना शेयर करना चाहे। जी सायम, आई एम अनम्यूटिंग यू, आपको रिक्वेस्ट आएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, जो सवाल है ना, जो ये कश्मीर को क्या फायदा है कि वो पाकिस्तान के साथ हो, या फिर उसको ज्यादा फायदा ये है कि वो इंडिया के साथ हो जाए, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है उसकी। आप देखें, आईटी इंडस्ट्री देखें और ये देखें, और चांद पे पहुंच रहा है। तो ये असल में अजम्पशन ये जो है ना, जो अजम्पशन हम कर रहे हैं ये फायदे नुकसान की बुनियाद पे है कि फॉर एग्जाम्पल आज जो है वो कश्मीर को जो है वो किस में फायदा है। तो जब भी हम अपना ओपिनियन देते हैं मुसलमान, तो वो इस्लाम की बुनियाद पे देते हैं। तो खैर पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम नाफिज नहीं है, तो ये अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये कि आज जो मुसलमानों को नेशन स्टेट्स के अंदर बांटा हुआ है, तो इन इटसेल्फ गलत है। मतलब पाकिस्तान
के साथ भी कश्मीर हो जाए तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जो हुक्म शरई है, हुक्म शरई ये होता है कि आपने मुसलमानों ने जो भी लैंड जो है फतह की है वो खराजी स्टेट बन जाती है, खराजी लैंड होती है वो, और खराजी लैंड को वापसी लेना जो है वो मुसलमानों के ऊपर फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल मस्जिद अक्सा, मुस्लिम उम्मत के ऊपर फर्ज है कि वो उस लैंड को वापसी लें। तो फॉर एग्जाम्पल हमने साउथ एशिया के अंदर रूल किया है फॉर 800 ईयर्स ऑलमोस्ट, तो हमारे साउथ एशिया इज द मुस्लिम लैंड। तो हुक्म शरई तो ये है कि मुसलमानों को जो साउथ एशिया के अंदर पूरा जो है वो इस्लामिक रूल को स्टैब्लिश करना है। तो ये इंडिया भी जो है आपको नजर आ रहा है कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके पीछे यूएस की जो है वो बैकिंग है, यूएस के अंदर उसकी लॉबिंग है, वो जो है वो आपको नजर आ रहा है, यूके के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर उसकी बड़ी लॉबिंग है। तो ये एक जो है वो उनकी एक जियो पॉलिटिकल, क्योंकि अभी यूरोप और अमेरिका का जो अभी अलायंस है वो इसी बुनियाद पे कि वो चाइना को कैसे कैटर किया, उसके लिए इंडिया को राइज करना, उनको टेक्नोलॉजी देना, आईटी इंडस्ट्री को बूम करना, और सारी टेक्नोलॉजी इंजन्स और ये एयरक्राफ्ट सारी चीजें देना है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को वीक किया जा रहा है, और ये आपको मुसलसल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो आपके हुक्मरानों की तरफ से सॉफ्ट स्पीचेस आ रही है, सिक्योरिटी वो आ रही है कि भाई आप जो है वो बाजवा आप डॉक्टरान देख लें, उससे पहले मुशर्रफ डॉक्टरान देख लें, तो आपके जितने भी जिहादी मिलिटेंट्स थे जो कश्मीर के अंदर जिहाद कर रहे थे उनके ऊपर खतगने लगाना। इमरान खान के टेन्योर के अंदर भी यही हुआ कि वो कहता है कि जो भी कश्मीर बॉर्डर को क्रॉस करेगा, कश्मीर को ऐसे गद्दारी करेगा। तो इसकी वजह यह है कि आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी अब सारी जो है वो अमेरिकन बैक्ट है, और आपकी जो पॉलिसीज डिक्टेट होती हैं वो अमेरिका आपको डिक्टेट करता है। तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं जो इस्लाम की बुनियाद पे। तो इस्लाम तो आपको ये कहता है कि आप जो है वो कश्मीर को भी लो, आप जो है आपकी जो लैंड्स है जहाँ पे आपने अपनी हुकूमत की है, तो वो तो आपके जहाद के जरिए जो है फतह की जाएंगी। तो ये आर्गुमेंट ही फ्लॉ है, जिस बेसिस जो प्रेमिस पे है कि उसके साथ क्या फायदा है, पाकिस्तान के साथ क्या फायदा है। पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान कोई इस्लामिक लैंड नहीं है। तो बुनियाद ये कि आप पाकिस्तान को इस्लामिक लैंड बनाओ, फिर उसको जो है वो आप कश्मीर को अपने जम करो, फिर आप इंडिया से जो है वो जंग करो, फिर आप आसपास के इलाके, और ये जो आपने नेशन स्टेट्स बनाए हैं 57 नेशन स्टेट, ये यूनिट सेल्फ इस्लामिक नहीं है। तो अब फॉर एग्जाम्पल ब्रिटानिया यहाँ पे आया, उसने नेशन स्टेट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब हम उसी प्ले ग्राउंड पे खेलने के यार ये, और यूनाइटेड नेशन के बाद अपने फैसले लेके जाने। और यूनाइटेड नेशन वो इदारा है जिसने, हमें हिस्ट्री पता है कि बॉस्नियन जीनोसाइड के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंडर जो है वो बॉस्नियन मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनकी हमारी मुसलमान खवातीन का रेप हुआ। तो ये तो हिस्ट्री रही है यूनाइटेड नेशन की। तो हम ये इंटरनेशनल इदारे जो है ये बनाए ही मुसलमानों को मगलूब करने के लिए। और ये हमें नजर आता है कि अभी जो अमेरिकन पॉलिसी है उसके अंदर वॉर ऑन टेरर, बेसिकली वॉर ऑन इस्लाम है, जो हमें नजर आता है कि आपके जितने भी जिहादी ग्रुप्स हैं उनको डिसमेंटल करना। और जो आपको ये पाकिस्तान के अंदर नजर आता है मुशर्रफ के दौर के अंदर 2001 के बाद, उससे पहले आप देख लें कि आपने जो कश्मीर भी लिया वो उसकी पॉलिसी ये थी कि आपको जो है वो उससे पहले जो मुजाहिदीन को ट्रेन करा जा रहा है मसाजिद के अंदर, आईएसआई जो है ट्रेनिंग दे रही है, आप जो है सोवियत के खिलाफ जो है आपकी वॉर है, तो अमेरिका की पॉलिसी थी, क्योंकि आप अमेरिका कैंप में रहे हो हमेशा से, तो आपके जनरल्स की पॉलिसी यही थी। तो आपने जो है वो ट्रेन किया, आपने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जंगें लड़ी हैं, आपने कश्मीर जो है वो आपने मुजाहिदीन के जरिए ले लिया। तो जब आपकी पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई तो टेररिस्ट बन गए, तो वो सारे जो है वो जो आपके लिए पहले फ्रीडम फाइटर्स वो टेररिस्ट बन गए। तो ये प्रॉब्लम ये कि आपकी जब तक इंडिपेंडेंट इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो आप जो है ना कश्मीर का इशू सॉल्व कर सकते हो ना कोई इशू पे आप बात कर सकते हो। तो प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि हमारे पास अगर पावर भी है, हमारे पास अगर मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी हैं, वो भी यरगमाल हो रही है अमेरिकन जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत। उसी के तहत हम जो है वो अपनी आर्मीज को डिप्लॉय कर रहे होते हैं यूनाइटेड नेशन के, हम मिशन पे जा रहे होते हैं, हम कॉन्गो जा रहे होते हैं, रवांडा जा रहे होते हैं, लेकिन हम जो है वो अपनी फलस्तीनियों के लिए जो है वो कोई भी हमने जो है वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन नहीं की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुसलमानों के ऊपर जो अभी इंटरनेशनल ऑर्डर है उसी के तहत हम लोग जो है वो मतलब कि आप ये सोचें कि इससे पहले अगर आप देख लें तो आपके पास जो आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई उसके अंदर भी आपको जो है वो पीछे मतलब कि जिया के दौर के अंदर जो इस्लामाइजेशन हुई वो भी एक समझे कि इस्लाम को यूज किया गया, तो इस्लाम एज ए सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं आफ्टर जब से ब्रिटिश यहाँ पे गया। और ये अच्छा, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स शेयर किए हैं, लेकिन एक अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की है, वी डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव एंड पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द कश्मीर पर्सपेक्टिव? कश्मीरी क्या चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ।
अब इंडिया जो है उसकी जो दो पार्टीज है, कांग्रेस और एक बीजेपी है, तो बीजेपी की जो हार्ड और पॉलिसी है वो तो चाहता है कि भाई साउथ एशिया पूरा ले ले। कांग्रेस थोड़ा सेकुलर, थोड़ा सॉफ्ट लाइनर्स है, वो थोड़ा जो है वो लिबरल पर्सपेक्टिव को लेके चलते हैं। तो बीजेपी के तो पर्सपेक्टिव है कि हम इंडिया, बल्कि हम लोग, उनका तो प्लान ये है, अगर उनकी आप स्क्रिप्चर्स को देखें, उनके जो रेडिकल लोग हैं वो तो चाहते हैं कि ये आपके जो पंजाब के जो इलाके हैं और सिंध के जो इलाके हैं बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी कराना, तो उनके तो अजाइम जो है क्लियर है। पाकिस्तान के भी यही है कि पाकिस्तान एक जो है वो उनके भी जो सेंटिमेंट्स है वो कश्मीर के साथ, जाहिर सी बात है, मुसलमानों के जुड़े में आपके आर्मी के, आपके जो है वो तो ये तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, और ये जो है वो बैक एंड फोर्थ आपके इश्यूज चलते रहे। कभी आप यूनाइटेड नेशन के पास गए हो, कभी उनके हक में फैसला आ रहा है, कभी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टीट्यूट फॉर द मुस्लिम्स। और ये आपको हिस्टोरिकली नजर आया, फलस्तीन का इशू है या फिर आपके जो भी मुस्लिम लैंड्स हैं, तो ये सारे आपके लैंड्स के जो इशू हैं, ये यूनाइटेड नेशन ने कभी सॉल्व करके नहीं दिए। तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट रहेगा, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन के पास जाओगे, वो जो है वो अपने लिबरल पर्सपेक्टिव से जो है वो ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से जो है वो सॉल्व करेगा। और अल्लाह ताला ने आपको मना किया है कि आप इनके पास, इन इदारों के पास नहीं जाओ, ये ताऊती इदारे हैं। तो आपको तो इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जो है सोल्यूशन निकालना है, कि इस्लाम तो कहता है कि भाई आप जो है वो जिहाद करो, आपके जो ऑक्यूपाइड लैंड है उसको आप जिहाद जो है वो, और जिहाद के जरिए आपने इलाके हिस्टोरिकली फतह किए, खालिद बिन वलीद हो या फिर सलाउद्दीन अयूबी हो या फिर मोहम्मद फातिह हो या फिर आपके जो है स्पेन में फतह करने वाले हैं मोहम्मद बिन जियाद। तो ये इलाके जो है जिहाद के जरिए ही फतह होते हैं, और जिहाद आपकी आर्मी ही करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी मिलिट्री लीडरशिप जो है वो करप्ट है, जो अमेरिका आपकी बिठाती है, और ये सबको नोन है। तो ये बात जो है फैक्ट बन गई है, बच्चे बच्चे को भी पता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है वो इस्लामिक लीडरशिप लेके आनी चाहिए, जिनकी विजन हो, जिनका इस्लाम की बुनियाद पे वो फैसले करें, ना कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएं या फिर यूनाइटेड नेशन के पास जाएं या IMF से अपने I think you made your point clear. लेकिन ये कि अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उसमें ज्यादातर जो है, डोंट यू थिंक, ओपिनियन शेयर हुई है ज्यादा, और उसमें डू यू थिंक कि आज की जो डिस्कशंस है उसमें हमने कितना जो है क्रिटिकली एनालाइज किया सिचुएशन को? अच्छा, बात यह है कि जो वही मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो पर्सपेक्टिव है, जो आर्ग्यूमेंट्स वो पेश कर रहा है पाकिस्तान एज अ नेशन, वो आर्ग्यूमेंट्स इस्लामिक नहीं है, ये मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो कह रहा है कि हम जो है वो कश्मीर हमारा है, किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं, तो उनके आर्ग्यूमेंट जो है वो इस बुनियाद पे नहीं है, मुस्लिम मेजोरिटी या फिर, तो ये कभी भी आर्ग्यूमेंट होता ही नहीं है। तो मैंने जो आपको शरई आर्ग्यूमेंट बताया कि वो ये है कि जो भी लैंड, जिस लैंड के ऊपर भी मुसलमानों ने हुकूमत की है, वो लैंड मुसलमानों पर फर्ज है कि वो वापसी लें। तो ये आर्गुमेंट ये नहीं है कि आपकी वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, या फिर मुस्लिम मेजोरिटी तो आपकी मिडिल ईस्ट भी है, तो वो भी आप क्लेम करें। तो ये प्रॉब्लम है ना आर्गुमेंट के अंदर। और इंडिया अगर आर्गुमेंट पेश करे तो वो कह रहा है कि हमारी हिंदू ट्रेडिशन है, तो वो आर्गुमेंट फ्लॉड है। तो आर्गुमेंट मैं कह रहा हूँ कि हमें इस्लाम को लेना चाहिए। दिस इज माय आर्गुमेंट। कैन आई आंसर? अभी Yes. अभी अभी आपने क्वेश्चन किया ना कि हमने क्रिटिकली अच्छा, काइंडली मुझे बीच में इंटरप्ट करिएगा अगर मैं कहीं पे बाइसनेस या थोड़ा सेंटिमेंटल ओपिनियन या अपना ओपिनियन शेयर करने लगूं। नंबर 1, क्रिटिकली अगर हम देखें पाकिस्तान के में, अभी ब्रदर ने बात करी कि एक कश्मीर के साथ है। सॉरी, क्रिटिकली नहीं है। पाकिस्तान की करंट जनरेशन, पाकिस्तान की लास्ट जनरेशन, they were know nothing about कश्मीर, उनको कुछ भी नहीं पता। और हमारे यहाँ इसके फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जो कोई भी मसला है कश्मीर को एज अ जोक इस्तेमाल किया जाता है कि ये क्या हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसको, आप सब पाकिस्तान। एक चीज। अब आप आ जाए सेकंड पॉइंट, आप देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया इज डूइंग ग्रेट। वो अपनी आइडियोलॉजी की क्रिटिकली अगर आप उनको एवेल्युएट करें, उनकी स्टेप्स सारे, आपने जो इन्होंने जो लॉ को जो चेंज किया था, इट वाज प्लान बिफोर। उन्होंने बहुत पहले से उसको प्लान किया हुआ था, उसके लिए मेजर स्टेप्स लिए हुए थे। देन लॉबिंग करने के बाद उन्होंने वो स्टेप लिया, ब्लाइंडली स्टेप नहीं लिया। इंटरनेट जो मैं पॉइंट यहाँ मेक करना चाह रहा हूँ इंडिया के हवाले से, उन्होंने पहले प्रॉपर लॉबिंग करी, ग्राउंड सेट किया, देन उन्होंने लॉ अपलिफ्ट किया। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट,
हाँ, ये मैं क्रिटिकली एनालाइज वाले मैं नहीं करूँगा। अभी ब्रदर ने एक पॉइंट किया ना कि जहाँ मुस्लिम्स, मैं ये चाहूँगा अगर इसका कोई रेफरेंस हमें मिल जाए कि जहाँ मुस्लिम्स की ने फतह किया उसको दोबारा फतह करना फर्ज है, क्योंकि डेफिनेटली आप वो शेयर कर दें अगर। लेकिन मुसलमानों को तो कुरान में जो हुक्म है वो ये है कि दुनिया में जहाँ भी इंसानों के ऊपर जुल्म हो उनको बचाया जाए। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने, सॉरी नॉट अबाउट नहीं, हो सकता है मैंने नहीं पढ़ा, बट मेरी जो नॉलेज है कुरान के हिसाब जो आयत है कि जहाँ जहाँ इंसानों पे जुल्म होगा वहाँ वहाँ मुसलमानों ने जाना है उनको बचाने, चाहे वो मुस्लिम रिजीम करे। इसको मैं अपने इस पॉइंट को पे फैक्ट जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये है कि नो वन करंटली, आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में वो लेवल अभी नहीं है, बट आप इंटरनेशनली भी मुस्लिम्स को देखें अभी करंट अजरबैजान और आर्मिया का जो सिचुएशन अभी रिसेंट डेवलप हुई है और अजरबैजान अगेंस्ट एक और फुल इन्वेजन की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इवन अगर कोई मुस्लिम स्टेट भी नॉन मुस्लिम से अटैक करेगी तो मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय लॉ बाय शरिया कि आप उनको प्रोटेक्ट करें और उनके लिए आवाज उठाएं, जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं। 2 पॉइंट मैंने इससे पहले बताया कि लोकली पाकिस्तान में कश्मीर का जो एक कनेक्शन वो नहीं है, इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है। अब आपने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि हमने कश्मीर का, सॉरी इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव देखे और वो किस एंगल से देख रहे हैं, कश्मीर का नहीं देखा। यही मेरा जो क्वेश्चन था ना, वो उसकी रूट कॉज यही है कि इट्स नॉट स्टिल क्लियर। वो आप अगर कश्मीर का अभी भी आप स्टांस देखें कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, आप इसको क्रिटिकली अगर हम एनालाइज करें, कश्मीर इस वक्त जिस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है वो अगर पाकिस्तान, इसमें हमारी आई थिंक बात हो भी चुकी है, पाकिस्तान को ज्वाइन करता है तो भी उनको कोई फायदा नहीं है। बट मैं जो यहाँ पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा था कि कश्मीर की जो एक फ्रीडम मूवमेंट थी वो उन्होंने बेतहाशा उन्होंने कुर्बानियां दी और जो भी सेक्रीफाइसेस किए और ब्लड शेड हुआ वहाँ पे, जो कुछ कंटिन्यूस अभी भी हो रहा है, उसके कंपैरिजन में मैं जो यहाँ एक पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा था, अगर हम इसको पॉलिटिकली दूसरे एंगल से देखें कि इसका एक तरीका ये भी था कि कश्मीर इंडिया को एक्सेप्ट करता, मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ लिफ्ट करने से पहले, एंड देन क्योंकि वहाँ की मेजोरिटी मुस्लिम है, मैं अभी 1 मिनट दीजिएगा, मैं डेटा भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, मेरे पास है। अभी आप अगर कश्मीर की पॉपुलेशन देखें इस वक्त 60, अभी ये लास्ट जो मेरे पास डेटा मिला 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है अभी करंट, और ये इंडिया के अंदर, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के अंदर सबसे ज्यादा है। अब अगर हम पॉलिटिकली इसको मेजर करते हैं तो कश्मीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियरी ये था कि वो उनके साथ जाते, क्योंकि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है वहाँ, तो वो अपना एक इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते उनके पास एक पावर होती, जो करंट उनकी जो डेमोग्राफिक के साथ जो हो रहा है, जो सेटलमेंट हो रही है, जो उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशन को वहाँ से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, वो सब उसको वो प्रिजर्व कर पाते एंड वो ज़्यादा बेहतर वॉइस क्रिएट कर सकते थे दुनिया में। ये वाला ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इससे पहले सॉरी मैंने एक चीज़ मैंने अभी एनालाइज कर रहा था, मैंने पॉइंट किया, आई थिंक मैं थोड़ा उसमें मैंने बाइसनेस शो करी थी जब मैं बात कर रहा था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, कश्मीर के हवाले से। मेरी रिसेंटली लास्ट वीक आई थिंक 8 ऑफ फेब को मेरी एक कन्वर्सेशन हुई थी, जो कुछ लोग थे जो इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है, आई थिंक बिहार या वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट थे, और वो पाकिस्तान जब सेपरेशन हुई उन्होंने वहाँ से, मैंने उनसे बहुत डिटेल मेरी कन्वर्सेशन हुई, वो वहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ से मूव किए ईस्ट पाकिस्तान में गए, एंड मेरा जो बेसिक उनसे क्वेश्चन था वो ये था कि आप ये बताएं कि सेपरेशन के वक्त जब आप
वेस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान में मूव किए थे, तो वहां पे कोई ब्लडशेड हुआ था? उन्होंने कहा था कुछ भी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने मुझे अभी भी ये फैक्ट बताया कि स्टिल अभी भी उनके वहाँ इंडियन जो स्टेट है वहाँ पे मल्टीपल जो रिलेटिव्स है वहाँ है, बहुत अच्छे कंडीशन में। एक बाइसनेस जो मैंने आइडेंटिफाई की है पाकिस्तान के अंदर, जब पाकिस्तान इंडिया को एनालाइज करता है या उसकी सिचुएशन को देखता है, ये एक बाइसनेस है कि वो ओवरऑल इंडिया को इस पर्सपेक्टिव लेता है कि पूरे इंडिया की हर स्टेट के अंदर मुस्लिम्स के ऊपर एग्रेशन है, उनको दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर डेफिनेटली कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है, बट बहुत सी स्टेट्स में मुस्लिम बहुत अच्छी कंडीशंस में है। और ये अभी एक और अगर हम क्रिटिकली इस चीज को देखें कि इंडिया की जो अभी ब्रदर ने एक पॉइंट शेयर किया था कि आरएसएस आइडियोलॉजी जो है कि किस तरह से आप इसको अगर कंपेयर करें जो अभी करंटली इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब में जो एक मूवमेंट चल रही है खालिस्तान की, इसके ऊपर मैं कोट कर रहा हूँ डॉक्टर स्टार को, उन्होंने ये मल्टीपल टाइम ये पॉइंट मेंशन किया है कि क्यों हम क्रिटिकली इस चीज को एवेल्युएट नहीं करते कि जब उनको वहां से अपने ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब मिल जाएगा, देन वो क्लेम करेंगे पाकिस्तान के पंजाब भी, क्योंकि यहाँ की भी उनकी एक डिटेल हिस्ट्री है। तो सिमिलरली इंडिया भी अपने जो मोटिव्स उस पर वर्किंग कर रहा है। मैं जो यहाँ पॉइंट क्रिटिकली जो मैंने ये एवेल्युएट किया था कि ना सिर्फ पाकिस्तान की लोकल डेमोग्राफिक में बात कर रहा हूँ, जनरल जो पॉपुलेशन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उनकी तरफ से भी आप कंपेयर करें क्रिटिकली, स्टैटिस्टिक्स देखें। सबसे बड़ा डायस्पोरा हमारा यूएस के अंदर है और वो पॉलिटिकली वहाँ एक्टिव नहीं है। आप कंपेयर करें इंडिया के, वो पॉलिटिकली एक्टिव है। आप कंपेयर करें हमारी Hassan, I'm really sorry to interrupt you. Hassan, we have a lot of more participants right now, so I want to also give them a chance, if you please allow us. डेफिनेटली, बस एक पॉइंट बस लास्ट में ही कहूँगा कि मैंने जो पॉइंट मैंने यहाँ शेयर करे, काइंडली इसमें कोई जो बायसनेस या जो एरर्स होंगे क्रिटिकली एनालाइजिंग के पर्सपेक्टिव से, तो मुझसे डेफिनेटली शेयर करिएगा ताकि मैं इसको फिर करेक्ट कर सकूं। जज़ाकल्लाह। यस श्योर, इंशाल्लाह। हम इसे सेशन को कंक्लूड करेंगी हुमा, और आप लोगों को बता देंगे कि वेवर द वो सब आपको डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। बट राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ हैंड्स रेज्ड। आई थिंक आई विल अनम्यूट रोज, आई एम अनम्यूटिंग यू, एंड एक ख्याल रखिएगा कि आई विल गिव ईच पर्सन 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि हम सेशन कंक्लूड कर रहे हैं। सो इफ 1 मिनट में आप अपना जो भी आइडिया है, इफ यू कैन शेयर, कोई फैलेसी है, कोई बाइसेस हैं, कोई प्रेमिस सेट किया है टू द कंक्लूजन, सो प्लीज लेट अस नो। 1 मिनट में, you only have 1 minute. Okay. Assalamualaikum. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले समी भाई ने बात की, समी सदीकी, तो उनकी बात को मैं इंडोर्स करना चाहूँगी कि हम लोगों की डायरेक्शन ही गलत है। हम जो भी कश्मीर इशू पे बात कर रहे हैं, और अभी जो एक भाई ने बोला कि अगर कश्मीर इंडिया के साथ इल्हाक कर लेता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनकी इकोनॉमी Okay, I think we lost Roj. Okay, Ajmal Nasir, I'm giving you a chance. Please unmute yourself. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा तफसील से बात करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में ये सेशन कंक्लूड हो रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब आपका होगा तो उसमें बात, मैं पिछला सेशन भी मिस कर गया था, कुछ मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी। तो मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, मेरा अपना एक पर्सपेक्टिव है
और यहाँ पे जो 1947-48 में जंग आज़ादी हुई थी, हमारे आबा अजदाद ने उसमें भरपूर हिस्सा लिया था। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, इन राइटिंग में नहीं है। मेरे नाना बुजुर्गवार और मेरे कुछ और रिलेटिव चाचा और इस तरह के लोग हैं जो 100 ईयर्स तक वो जिंदा रहे, अभी रिसेंटली फोत हुए हैं, और कुछ इस तरह के लोग, और अभी भी कुछ लोग हैं जो उस वक्त की बातें हैं, किस तरीके से यहाँ पे जंग हुई और डोगरा राज के साथ किस तरीके से हमारा मुकाबला हुआ। मैं उस पे कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ और अपने जो ऑडियंस हैं उनको मैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करूंगा। बाकी ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान क्या सोच रहा है, इंडिया क्या सोच रहा है, उसके ऊपर आप लोग बात कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कश्मीरी क्या सोच रहे हैं और कश्मीर में यहाँ पे क्या जंग आज़ादी हुई है, और स्पेशली मैं चूंकि पुंछ से मेरा बिलोंग करता हूँ और पुंछ की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है, और हमारे कुछ इख्तलाफात पाकिस्तान के साथ भी रहे, और जंग आज़ादी में हमारे बहुत ज्यादा शोहदा हैं जो जगह जगह पे उनकी कब्रें हैं। तो मैं ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर यहाँ की बात करना चाहूंगा, और तमाम जितने भी सुनने वाले हैं इस पूरे ग्रुप में, मैं उनको साथ शेयर करना चाहूंगा, और उसके बाद आप बेशक क्रिटिकली एनालाइज कीजिएगा। शायद मैं बायस भी हो जाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं अपना पॉइंट यहाँ रखूंगा, बीइंग एक आज़ाद जम्मू और कश्मीर का नेटिव होने के लिहाज से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं इस पे तफसीली बात करूंगा जी। बहुत शुक्रिया। Okay, Jazakallah khair. Inshallah, we'll talk in the next session. Also, आप feedback form fill कर सकते हैं, please. जी, thank you. जी. Also, Ajmal, Mr. Ajmal, please make sure कि आप next session में आए. It's on Saturdays और इसी टाइम पे 8:30 बजे के अराउंड, इंशाल्लाह. Okay, Ajmal Nasir. Okay. And Mr. Umar, I am asking you to unmute yourself. That is the last person that we'll be taking today. Assalamu alaikum warahmatullah. Hope you're all doing well, fellows. जी. Unfortunately, मैंने पुराने सेशंस मिस किए हैं, लेकिन मैंने ये सेशन कुछ सुना है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स यहाँ पर थोड़ी सी प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ द डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन हियर जो प्रेजेंट की गई, मैंने कुछ सुना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर के हवाले से कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, या वी कैन से रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया का पानी कहीं से रुक सकता है? ब्रह्मपुत्र रिवर, काइंडली उसके ऊपर आप रिसर्च करें, चाइना के थ्रू जो ओरिजिनेट होता है और जिसके ऊपर चाइना सबसे बड़ा अपना डैम भी बना रहा है। यहाँ से बात आती है कि क्या पाकिस्तान का इंटरनेशनली कहीं पर इन्फ्लुएंस है? यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने चीजें देखी कि मिसिंग है इंफॉर्मेशन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है, जिसके अंदर चाइना नंबर 1 पर आता है, रशिया उसके बाद आता है। हमें कहा जाता है कि शायद हम यूएसए से डिक्टेशन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कभी किसी ने कुछ सॉलिड एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं किए। पॉलिटिकली थोड़े से आते हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। सो हियर द थिंग इज कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो चाइना इंडिया का पानी रोक सकता है, और रोकेगा। क्यों रोकेगा? क्योंकि चाइना इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, सीपैक का जो रूट बनाया जा रहा है उसकी वजह से। उसके अलावा ब्रादर ने बात की कि इंडिया के अंदर या फिर कश्मीरी जो है उनको इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए, या वो मिलना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। मैं खुद पर्सनली कश्मीरियों के साथ बातें करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, तो उनकी ऐसी बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं है, वो कभी भी इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते। अगर हम कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, तो गुजरात हमारे सामने है। उसके अलावा जो मणिपुर के अंदर माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, उसके जो राइट्स वहां पर दिए जा रहे हैं वो हमारे सामने है। जो इंडियन आर्मी ने कश्मीर के अंदर अट्रॉसिटीज और जुल्म किए हैं वो हमारे सामने है। 1992 के अंदर जो रेप किए गए हैं कश्मीरी बहनों के साथ, हमारी और माओ के साथ, वो हमारे सामने हैं। उसके अलावा गुजरात के इंसिडेंट हमारे सामने है। रिसेंट जो मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, उसके बाद जो मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ढाया गया, उसके हमारे सामने। अगर हम ये सोचते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को आज़ादी है दीन की, तो ये हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। खैर टाइम कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग सिर्फ आपको स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ। उसके बाद और भी बहुत सी बातें की गई, लेकिन टाइम कमी की वजह से मैं अभी यहाँ पर इख्तिताम करना चाहूंगा, बट आई विल इंशाल्लाह ज्वाइन नेक्स्ट टाइम। मेरा क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जियोपॉलिटिक्स को भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंडिया को आइडलाइज करके प्रेजेंट किया गया है। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, खड़ा होना चाहते हैं। आज तक जितने भी कश्मीरी शहीद हुए वो पाकिस्तान के परचम के अंदर दफनाए गए हैं।
तो आई थिंक हमें बिल्कुल इंडिया को आइडलाइज करके या फिर ये कहना कि पाकिस्तान का कहीं पर इन्फ्लुएंस नहीं है और इंडिया की इकोनॉमी की बहुत अच्छी है, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल बी ज्वाइनिंग, और मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं पुराने सेशन भी नहीं ज्वाइन कर पाया, मैं उनको दोबारा सुनूंगा रिकॉर्डिंग्स को, ताकि जहां जहां मुझे जिस जिस चीज़ के अंदर मुझे पर्सनली लगता है कि मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ एविडेंसेस के साथ, मैं उनको ज़रूर शेयर करूंगा आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस्टर उमर। पुराने सेशन की रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड इंशाल्लाह आई वुड लव कि आप अगला सेशन ज्वाइन करें, एंड यू कैन आल्सो फिल द फीडबैक फॉर्म। एंड उसके साथ हम आई थिंक आज का सेशन रैप करते हैं। हुमाजी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? Yes, conclusion जो है, I just want to share conclusion. Actually, I'm grateful to all of you कि आपने बहुत अच्छा participate किया, factual और research based evidence भी share किए. But एक चीज we have to keep it in our mind कि ये जो है critical analysis session है, it's not an information based session. और sometime it happens कि हम लोग information share करने लगते हैं। अब क्रिटिकल एनालिसिस में हमने देखना है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा है टॉपिक हम सब के लिए कि हम इमोशनल बाइस हो जाते हैं। तो आई थिंक कि ये इट्स अ थॉट फॉर ऑल ऑफ यू कि आज के सेशन पे प्लीज लिसन टू द रिकॉर्डिंग एंड पे अटेंशन के कहीं जगह पे इमोशनल फैलेसीज भी यूज हुई हैं, लॉजिकल फैलेसीज भी हुई हैं, अपील टू इमोशनल फैलेसी भी थी। कहीं जगह पे हमने ओपिनियन के ऊपर ज्यादा फोकस किया, फैक्ट्स को कम शेयर किया, जनरलाइजेशन भी जो है वो मुझे फील हुई कि लाइक वी हैव टू फोकस ऑन कश्मीर, बट वो थोड़ा सा हमने इसको जनरलाइज किया विद अदर टॉपिक्स एज वेल। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे, बट कीप इट इन माइंड कि व्हेनेवर यू कम टू द क्रिटिकल एनालिसिस सेशन तो हम सबको फोकस करना है एवरी पर्सपेक्टिव पे, लाइक पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव, देन कश्मीर पर्सपेक्टिव, एंड देन उसमें हमने बायसेस चेक करनी है कि कहाँ पे इंडियन का जो पर्सपेक्टिव है वो बायस्ड है, कहाँ पे पाकिस्तानियों का पर्सपेक्टिव बायस है, और एक्चुअल और जो रिलायबल रेफरेंसेस के साथ जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करनी है। जज़ाकल्लाह खैर टू एवरीवन फॉर शेयरिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, and that's the note from me. Okay, thank you Amma, thank you a lot, and jazakallah khair for everyone who participated, and may Allah count every bits of efforts that we are putting in. अच्छा, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी हमने आज डिस्कशन की है, आई विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, ठीक है? तो हमने ना बहुत सारी चीज़ें आज के डिस्कशन में अपनी इमोशन के बेस पे की है, दैट इज़ अ बिग फैलेसी, ठीक है? अपील टू इमोशन फैलेसी, हमारे इमोशंस ज़्यादा बीच में आ रहे थे बजाय फैक्ट्स के। हम कभी किसी को अगर काउंटर आर्ग्यू करते हैं तो इमोशंस अगर बीच में आ जाए ना, तो हमारी जो जितनी भी आर्ग्यूमेंट है ना वो इलॉजिकल हो जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट फैक्चुअल, फैक्ट्स नहीं है उसमें, उसमें सिर्फ हमारी इमोशंस है। लाइक मुझे लगता है इट्स एन इमोशन, वो आपकी एक ओपिनियन है, ठीक है? एंड दूसरी बात, बिकॉज वी आर ऑल लर्निंग, तो हमारे बिलीव्स नहीं आने चाहिए बीच में। आई बिलीव दैट बिकॉज ऑफ दिस शुड हैव बीन डन, तो मेरा बिलीव ये है, मेरा मानना ये है, तो इसीलिए ये चीज होनी चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन इट। तो अगेन इट इज अगेन अ बायस, ये बहुत बड़ी बायस है, आपको इस पे जो है वो इसे फिल्टर आउट करना है इन आर्ग्यूमेंट्स को, ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ निकलें, ठीक है? दे वर वेरी गुड प्रेमिस सेट। देखिए, आर्ग्यूमेंट में दो चीजें होती हैं, आपको एक प्रेमिस सेट करना पड़ता है, यानी एक या मल्टीपल प्रेमिस सेट करने पड़ते हैं कि हम कंक्लूजन तरफ जाएं, ठीक है? हमें कश्मीर के लिए कंक्लूजन चाहिए और बहुत सारे प्रेमिस सेट किए गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि दोज वर द प्रेमिस और द प्रेमिसेस सेट, वो होता क्या है। अब आप समझ लें, वो कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ठीक है? लाइक किसी ने कहा कि सबसे पहले हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाना चाहिए, उससे जो है इस्लामी निज़ाम यहाँ पे लाना चाहिए, एंड देन वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड। तो ये एक अच्छा कंक्लूजन है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, यहाँ पे एक इस्लामिक शरिया लॉ इस पे कायम करें,
और फिर हम बाकी जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनकी मदद करें। दिस इज अ प्रेमिस सेट, ये एक प्रेमिस है। इसी तरह से बहुत सारे प्रेमिस सेट होते हैं, ठीक है, टू द कंक्लूजन। तो हमें ये चीज भी माइंड में रखनी चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करें, दिस इज द प्रेमिस सेट, आई एम सेटिंग दिस प्रेमिस। तो कंक्लूजन की तरफ आने के लिए आपको बहुत सारे प्रेमिसेस, अपने आइडियाज फैक्चुअल बेसिस पे रखने पड़ते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड यस, हैस्टी जनरलाइजेशन भी बहुत थी। हैस्टी जनरलाइजेशन में होता क्या है कि आप छोटी सी एक परसेंटेज लेते हैं कि उनके साथ ये हो रहा है और आप उसे जनरलाइज कर देते हैं। लाइक अब ये यहाँ पे हो रहा है तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सबके साथ होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ओके, सो यस, फीडबैक फॉर्म इज देयर, प्लीज फीडबैक फॉर्म में आपने जितने क्वेश्चंस जो रह गए हैं प्लीज ट्राई टू पुट इन, ठीक है, हमें पता चले कि व्हाट वर द क्वेश्चंस लेफ्ट आउट और कहाँ कहाँ पे लर्निंग एरियाज हैं हमें कवर करने हैं, so we all can analyze critically each and every situation. That's it from my side. Assalamu alaikum wa rahmatullah.